बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान को, अब तो पढ़ो भारत के संविधान को। तो मैं इन्हीं शहर के साथ ज्योति की कसम, सावित्री की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ हम आप बदले, ये हाशिया समाज बदलेगा, ये हाशिया समाज बदलेगा। मैं दिलों की धड़कन और जुबानों के मसीहा और सम्राट अशोक क्लब की जान, मैं माननीय सच्चिदानंद मौर्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, माइक पर आमंत्रित करता हूं और आए और इस जनमानस को अपने विचारों से सिंचित करें। आए। सबसे पहले मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है, जहां बहुत सारी संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं और सारे लोगों को बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखने वाला अपने देश के राष्ट्रीय संविधान का नमन करता हूं और इस आदिवासी की पावन माटी का नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार जी और हमारे मंच पर आज हम लोगों का सौभाग्य है एक बहुत बड़े विद्वान को, जिनको हम तरसते हैं सुनने के लिए, आज इस अहिवास गांव में आए हुए समस्त लोगों का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जो वस्तुएं जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं और जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। उन चीज़ों को उकेरने वाले हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज बैठे हुए हैं हमारे सम्मानित शिक्षक, हमारे गार्जियन, हम लोगों के मार्गदर्शक राजेंद्र प्रसाद जी, और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप सभी की तरफ से सम्मान होना चाहिए। सम्मान करते हुए आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे मुखिया जी राजेश प्रसाद जी और पूज्य भंते अशोक वंश जी और थाईलैंड से आई हुई हमारी माता तुल्य, जो यहाँ पे आई थी और बड़ी खुश हो रही थी कि मैं भारत वर्ष की गुरु भूमि पे आई हूँ। तो चेलों को तो एहसास है कि भारत कैसा देश है, लेकिन शायद भारत को ही एहसास है कि हम कैसा देश है। तो एहसास कराने आई थी। मैं सादर नमन करता हूँ आपका और इस मंच के संचालक विजय कुमार जी, सिद्धनाथ जी और तमाम इस गांव के सम्राट अशोक क्लब से जुड़े हुए नौजवानों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे मंच पर अकेली महिला के रूप में बैठी हुई हमारी शशिकला जी, आपका स्वागत करते हुए दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज का जो यह कार्यक्रम है यह मात्र एक मेला महोत्सव नहीं है, यह धक्का मुक्की का मेला नहीं है, यह विचारधाराओं का मेला है, यहाँ शब्दों का मेला है, यहाँ पोस्टमार्टम किया जाता है उन चीज़ों का जो तथ्य दिखाई नहीं देती उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। साथियों, सबका अभिनंदन करते हुए आज जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संबंध में यह कार्यक्रम जो कई वर्षों से आयोजित हो रहा है, जो गांव कभी अहिवास अंगुली माल के रूप में जाना जाता था, आज वह गांव दुनिया को धम्म संदेश दे रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा ही बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और साथियों, जो विषय हमारे साथियों ने चुना है कि उस दबे कुचले समाज की क्या भूमिका है इस देश को गढ़ने में, इस देश को संवारने में, तो सच्चाई यही है कि इतिहास तो हमेशा शासकों का लिखा गया, जो राजा रहे उनका इतिहास लिखा गया, लेकिन राजा को राजा बनाने वाले लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। जूता पहनने वाले का इतिहास लिखा गया, लेकिन जूता बनाने वाले का इतिहास नहीं लिखा गया।
चाय पीने वाले का इतिहास लिखा गया, लेकिन भरुटा बनाने वाले का इतिहास नहीं लिखा गया। पानी पीने वाले का इतिहास लिखा गया, लेकिन गिलास बनाने वाले का इतिहास नहीं लिखा गया। घर में रहने वाले का इतिहास लिखा गया, लेकिन घर बनाने वाले का इतिहास नहीं लिखा गया। देश को गढ़ने का काम था, जो देश को बनाने का काम था। और जब झूठा इतिहास लिखा जाएगा तो जिन्होंने जूता बनाया उन्होंने हमने अछूत बना के उन्हें पुरस्कार दे दिया। जिन्होंने सब्जी बनाई उन्हें हम अछूत बना दिया, जिन्होंने दूध पैदा किया उन्हें अछूत बना दिया, उनकी कुर्सी धो रहे हैं आज। तो जिन्होंने देश को गढ़ा और इनकी कारी कमाई जो धर्म स्थल में बैठ के खाते रहे वो श्रेष्ठ हो गए भारतवर्ष में। उन्हीं का इतिहास लिखा गया। ज्योतिबा फुले की नजर ऐसे लोगों पर गई, ज्योतिबा फुले की नजर ऐसे ही लोगों पर गई कि जो इस समाज को उत्पादन कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। पुल बनाने वाला इंजीनियर कहलाता है, लेकिन जूता बनाने वाला चमार कहलाता है। इतिहास वो इंजीनियर क्यों नहीं, वो इंजीनियर क्यों नहीं? क्योंकि जो इंजीनियर पुल बना सकता है, मेरा दावा है कि अच्छा जूता नहीं बना सकता। अगर तुम पुल बनाने के इंजीनियर हो तो जो अच्छा बनाने वाला जूता है वो जूता बनाने का इंजीनियर है, वो घड़ा बनाने का इंजीनियर है। लेकिन इसको जातीय के रूप में बनाया गया, उनको इंजीनियर के रूप में कहा गया। वो सम्मानित थे, अपमानित थे। ज्योतिबा फुले की नजर ऐसे लोगों पर थी। जब ज्योतिबा फुले पहली बार जब शिक्षा की ज्योति जला रहे थे तो ऐसे ही इनके मन में भी बात नहीं आ गई, क्योंकि जब तक कहीं किक नहीं होता, जब तक कहीं चोट नहीं लगती है तो अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती है। क्योंकि आग को पैदा होने के लिए दो पत्थरों का टकराना बहुत जरूरी है। जो पत्थर अगर नहीं टकराएंगे तो आग नहीं पैदा होगा। क्योंकि दुनिया में आग तब लोगों ने जाना जब गलती से दो पत्थर टकरा गए तो उससे चिंगारी निकली, तब लोगों ने समझा कि आग ही है। लेकिन आग लोग नहीं जानते जब तक टकराते नहीं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले की भी टकराहट ऐसे लोगों से हुई जहां से इनके अंदर वो आग पैदा हुआ। ज्योतिबा फुले का एक दोस्त था जो उस ब्राह्मण समाज से था, एक साथ पढ़ते थे लोग। एक घटना छोटी सी है ज्योतिबा फुले से बताऊंगा, आपको समझने में सुविधा होगी। वो दोनों लोग एक साथ ही पढ़ रहे थे। ये माली परिवार से थे, वो ब्राह्मण परिवार से थे। ब्राह्मण परिवार का जो नौजवान था उसकी शादी का दिन रखा गया और उसने निमंत्रण दिया ज्योतिबा फुले को भी कि आप मेरी शादी में आइएगा। तो जाहिर है कि दोस्त जो होता है वो तो दुल्हे के बगल में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हीरो होता है उसका। तो आगे आगे वो आदमी लड़का चल रहा था, उसके साथ ही ज्योतिबा फुले भी चल रहे थे दोस्त होने के नाते। तो जो ब्राह्मण समाज के कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि आदमी कौन है? तो लोगों ने बताया कि माली समाज का है। तो बोले कि माली समाज का ब्राह्मण समाज के बारात में क्या कर रहा है और साथ साथ बैठ के चल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? बस लोगों ने उन्होंने गाली दे करके दुत्कार करके वहां से भगा दिया। जब भगा दिया तो ज्योतिबा फुले जाने लगे। उनके मन में आया कि जिस व्यक्ति का कोई सम्मान ही नहीं है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तय कर लिया मैं आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या करने के रास्ते में जा रहे थे तो उन्हीं के समाज में कुछ और लोग जो शिक्षा से वंचित थे, दबे से पिछले थे, रास्ते में मिले। तो लोग बोले ज्योतिबा तू कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बोला किस बात के लिए? बोला मैं अभी एक बारात में गया था ब्राह्मण समाज का, वहां मुझे बेइज्जत करके भगा दिया गया, गाली दे दिया गया, नीच कहा से भगा दिया गया। तो जो सुने लोग, उन्हीं के समाज के लोग हंसने लगे। बोले तो देखो ये पगला गया, इसको किसी ने गाली दे दिया है, छुट्टा पुछा बोल दिया तो आत्महत्या करने जा रहा है। और हम लोग सदियों से लाभ जूता खा रहे हैं, हम सोचे ही नहीं मरने। हम सदियों से लाभ जूता खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, हम मरने की सोचे ही नहीं। इसको किसी ने कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया आत्महत्या करेगा। ये वाक्य बोलना ही समझिए कि ज्योतिबा को प्राप्त हो गया, वो बुद्धत्व की प्राप्ति। उनको लगा कि मैं मर भी जाऊंगा तो इनको पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों मरा। शहीद भी हो जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा मैं क्यों शहीद हुआ हूं। तो इनको इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि इनको अपने मान अपमान का बोध नहीं है, अपने मान सम्मान का बोध नहीं है। और वो बोध इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी तरह शिक्षित नहीं है, हमारी तरह पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर इनको भी पढ़ने लिखने का ज्ञान होता तो अपने मान सम्मान का बोध होता ही। काश मैं मर भी जाऊंगा तो इन्हें पता नहीं चलेगा
तो क्यों न मैं अब फिर से जो ज्ञान हमारे पास है वही ज्ञान, इसी शिक्षा का बोध अगर इनको करा दूंगा तो कल इनको भी अपने मान सम्मान का बोध हो जाएगा, और जब गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाएगा तो बेड़ियां खुद ही तोड़ देंगे। वहीं से ज्योतिबा फूले लौटे, और लौटने के बाद उन्होंने स्कूल खोला था 1848 में। सबसे पहला बालिका विद्यालय स्कूल खोला, कम उम्र में शादी हो गई माता सावित्रीबाई फूले से। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में उनको बेइज्जत किया जाता था, उल्टे पुल्टे सवाल किए जाते थे, गालियां दी जाती थी, बेस्या कहा जाता है, उल्टा कहा जाता था, कौन कौन शब्द नहीं कहा जाता था। लेकिन वो सारी प्रताड़ना उस शेरनी सहती रही। किसके लिए सहती रही? आज हमारी बहनें जब अच्छा पढ़ लिख लेती हैं, कोई अच्छी डिग्री हासिल कर लेती हैं, तो जाकर सरस्वती जी को लड्डू चढ़ाती हैं, माँ दुर्गा को लड्डू चढ़ाती हैं, किसी शंकर भगवान के मंदिर में लड्डू चढ़ाती हैं। शायद उनको लगता है कि इनकी कृपा से ही मैं आज पढ़ी लिखी हूँ। तो जिस माँ को लड्डू चढ़ाते हैं वो कितनी पढ़ी लिखी थी जो आपको पढ़ा दिया, कितनी डिग्री उनकी थी जो पढ़ा दिया। आज प्रधानमंत्री की डिग्री खोली जा रही है, कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जो शिक्षा की देवी है आज तक उसकी डिग्री नहीं पढ़ी। आज वो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं तो हमें क्या पढ़ा सकती है? तो आज हमें गर्व होना चाहिए कि अगर सावित्रीबाई फूले न होती तो शायद हमारी माँ बहन को और हम सबको किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। इसलिए इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुई तो पहला भाषण जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी आज प्रधानमंत्री हुई हूँ, इसमें नेहरू परिवार का और ब्राह्मण समाज का कोई योगदान नहीं है। ये पूरा का पूरा श्रेय ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को जाता है। अगर दोनों लोग ना होते और पढ़ने का अधिकार महिलाओं को न दिलवाते तो शायद ब्राह्मण परिवार की होकर भी आज प्रधानमंत्री न बनते। कहाँ बैठे हुए दुनिया है मेरे पीछे, हम है गोबर गणेश के पीछे। क्या है? दुनिया हमारा नमन करती है, आपके महापुरुषों का नमन करती है, और आप क्या करते हैं? तो ज्योतिबा फूले का प्रयास उधर था, वहां था। और ये बड़ा सौभाग्य का दिन है, उस महापुरुष का, उस महामना का जन्मदिन के बहाने हम उस संस्कृति को, उनके किए गए कार्यों को पब्लिक में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सम्राट अशोक क्लब को बहुत बधाई देता हूं। और शिक्षित तो होना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है कि क्या पढ़ना। खाना जरूरी है, लेकिन क्या खाना है ये जरूरी है, क्योंकि कुछ भी खा लेंगे तो स्वास्थ्य कैसा भी हो जाएगा। तो भोजन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या भोजन करना है। आप 1 ग्राम अमृत पी लिए और 1 बुक जहर खा लिए तो सारा अमृत बेकार हो जाएगा। तो क्या खाना है ये पता हो चाहे न हो, लेकिन क्या नहीं खाना है ये पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है ये पता हो चाहे ना हो, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए। ये चीज शिक्षा से आती है। तो जरूरी है जानना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी हमें यह पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि दृष्टि नहीं है हमारे पास। आज जिस देश का राजा पाखंडी हो, जिस देश की सरकार पाखंडी हो, उस देश की जनता भी पाखंडी ही रहेगी। आज जिस देश की जनता पाखंडी नहीं हो, वैज्ञानिक सोच वाली हो, वो किसी पाखंडी नेता को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो ज्योतिबा फूले का यहाँ से आंदोलन शुरू होता है। गांव-गांव में स्कूल खोला, पढ़ाया लिखाया, वो दृष्टि प्रदान किया जिससे सही और गलत की परख पैदा होती है, दोस्त और दुश्मन की परख पैदा होती है। आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे दोस्त और दुश्मन की परख नहीं है तो उसके पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मात्र नौकरी के लिए नहीं की जाती है। आज बहुत सारे बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते हैं। स्मिता नंदन पंत ने कहा है कि ऐसे छे उस दिन तेरा नाश हो जाएगा जिस दिन तू नौकरी के हित लगे। जिस दिन तुझे लोग नौकरी के लिए पढ़ना शुरू करेंगे उस दिन शिक्षा का स्तर समाप्त हो जाएगा। आज बच्चे नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए बचपन में ही कि ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने से नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, तो मेरा दावा है कि 90% लोग नाम कटा लेंगे उसी लिए। वो तो भ्रम में पढ़ते रहते हैं।
कि पड़ोसी को नहीं मिला है, हो सकता है मुझे मिल जाए। ये भ्रम उसे तब टूटता है जब 22 साल होकर रोजगार बेरोजगार हो जाता है, तो कहता है आदमी तो पढ़ाई नहीं। तो क्या हुआ? तो जिस दिन नौकरी के लिए बच्चे पढ़ते रहेंगे उस दिन उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। आज जब बौद्धिक विकास हो जाएगा तो नौकरी तेरे पीछे पीछे घूमेगी। तो हम कितना है, हम हाई स्कूल पास कर लिए तो समझते हैं कि हम बेरोजगार हो गए, इंटर पास कर लिए बेरोजगार हो गए। ये तो आपने अक्षर पहचान लिया ना, कखा पहचान लेते हो, ABCD पहचान लेते हो, जानी जानी यस पापा, ओपन वुड सगर मो पापा, ये जानते हो। क्वालिटी क्या हमारा, कोई योग्यता क्या है? अगर एक व्यक्ति जो है अगर ईंटा जोड़ने का काम जानता है, उसको एक दिन की फुर्सत नहीं है। क्या आता है मुझे? अगर ये नहीं आता है तो हाई स्कूल और इंटर पास करने से हम बेरोजगार की लिस्ट में नहीं हो जाएंगे। वो चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। इससे पूछता हूँ कि आदमी खाता क्यों है? अभी मैं एक स्कूल में गया था, मेरा कार्यक्रम लगा था, 12 के बच्चे थे, परीक्षा देने जा रहे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ कि आदमी भोजन किस लिए करता है? तो बच्चों ने कहा कि जिंदा रहने के लिए। तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने पूछा कि जिंदा क्यों रहता है आदमी? पता ही नहीं आदमी जिंदा क्यों है। 99% लोगों को पता ही नहीं कि हम जी क्यों रहे हैं। वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरने से पहले आत्महत्या नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में जी रहे हैं। मरने से पहले आत्महत्या नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में जी रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं ये भी पता नहीं, क्यों खा रहे हैं ये भी पता नहीं, क्यों जी रहे ये भी पता नहीं। तो जीने का मकसद व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो लड़कों ने पूछा, तो मैंने पूछा कि पढ़ाई क्यों कर रखा नहीं? हमने कहा कि जी क्यों रहे हैं? तो 2 पर बच्चे बैठे थे, एक तरफ लड़कियां बैठी थी, एक तरफ लड़के बैठे। तो लड़कियों की तरफ से आवाज आई कि जी इसलिए रहे जीवन में कुछ करने के लिए। तो हमने कहा जीवन में जो कुछ करने के लिए जिंदा है वो जीवन में कुछ नहीं करता। जो जीवन में कुछ करने के लिए जिंदा है वो कुछ नहीं करते हैं। जीवन में वो करते हैं जिनको ये पता है मैं क्या किस लिए जिंदा हूँ, क्या करने के लिए जिंदा हूँ। जब तक क्या कंफर्म नहीं होगा तो कुछ करने से तो कुछ भी कर ले। आप स्टेशन जा रहे हो, मैं बोलूं स्टेशन क्यों जा रहे हो? तो ट्रेन पकड़ने के लिए। कौन सी ट्रेन? पता ही नहीं, जो मिल जाएगी पकड़ लेंगे, जो मिल जाएगी पकड़ लेंगे, क्योंकि कहाँ जाना पता नहीं है। जब कहाँ जाना है तुझे पता ही नहीं, तेरी 90% ऊर्जा उस गलत कामों में खर्च होगी जहाँ कोई मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगर तुमने तय कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है, फिक्स कर लिया, तो 90% तेरी जो ऊर्जा है वो सही कार्य में लगेगी, एकदम टारगेट में लगेगी, टारगेट में लगेगी। लेकिन हम अपने 90% ऊर्जा अनावश्यक कामों में खर्च करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आजकल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, जो हमारी बहनें पढ़ाई कर रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों से ज्यादा है, ऊर्जा उनके पास ज्यादा है। क्योंकि लड़कियों की जो ऊर्जा है सीधा का सीधा पूरी टारगेट पे लगती है। अब बच्चों के जो लड़के हैं अड्डाबाजी करते हैं, तो स्कूल से छुट्टी हुई तो रास्ते में जाएंगे छाती मारते हुए। लेकिन जब एक लड़की की छुट्टी होती है तो सर झुकाए सीधा वो घर जाता है डायरेक्ट। तो जो अनावश्यक ऊर्जा खर्च होती है वो उसकी बचती है। तो जब ऊर्जा सही टारगेट पे काम करेगी तो मेहनत कम भी करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। जब नारी में पूरा छेद है तो पानी रास्ते में गिर जाएगा, टारगेट पे पानी नहीं जा पाएगा। तो ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के माध्यम से बताने की कोशिश की। तो जितना हम शिक्षित होंगे और शिक्षण सामग्री हमारी कैसी होगी उस पर चर्चा। आज हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, बड़ा खुशी है, मुझे गर्व है आपको सुन के, हम बड़ा फक्र होते हैं सभी लोग। आज बहुत सारी चीजें आप हम लोग को सिखाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी सुनने की कोशिश कीजिए, भाषण के तौर पे नहीं कि भाषण आया सुना। हम लोगों को सुनने से आपको बैकुंठ मिलने वाला नहीं है, किसी को स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। साधु महात्मा प्रवचन करते हैं तो उनको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हम लोग जब बोलेंगे तो सुनने से कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। हम लोग एक प्रश्न का होल स्क्वायर बताते हैं, वो फार्मूला बताते हैं, और फार्मूला कितना भी बढ़िया हो जब तक मान नहीं रखेंगे उसमें उत्तर नहीं आने वाला। मान में उत्तर नहीं आएगा, पूरा याद रखिए रहो। भगवान बुद्ध की घटना है जीवन की। उनमें भिक्षु था जो कम पढ़ा लिखा था, तो किसी ने कहा कि ये बड़ा कम पढ़ा लिखा है, इसको पंचशील नहीं आता ठीक से, इसको पंचशील नहीं आता, बहुत दिनों से संघ में पढ़ा, इसको पंचशील नहीं आता।
तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सही बताओ, उसको पंछी ले आता, चलो ठीक है, क्या कभी चोरी करता है वो? तो बोला नहीं। कभी किसी से सुना है कि वो चोरी करता है? बोला नहीं। क्या कभी शराब पीते हुए उसने देखा है उसे? तो बोला नहीं। क्या किसी ने कहा है कि शराब पीता है? तो बोला ये सब कुछ नहीं करता, लेकिन इसको पंछी नहीं आता है, इसको पंछी याद नहीं है। तो बोला कि कभी तुमने से झूठ बोलते देखा है? बोला नहीं। क्या किसी ने कहा है कि कभी ये झूठ बोलता है? तो बोला कि नहीं। तो ये सब कुछ नहीं करता, लेकिन इसको पंछी याद नहीं है। तो बोला कि कभी किसी प्राणी की हिंसा करते आपने देखा है? बोला नहीं। किसी ने कहा है कि इसने कभी हिंसा किया होगा? बोला नहीं। तो जब वो सब कुछ नहीं करता है तो शब्दों को रटने का क्या मतलब है? शब्दों को रटने से क्या मतलब है? अरे शब्दों को तो रटा है आसाराम बापू ने भी, शब्दों को तो रटा है आसाराम बापू ने, उनसे बड़ा विद्वान कौन होगा? लेकिन सारी जानकारी, सारी ज्ञान के बावजूद उनके शिष्य आज जेल के बाहर है और गुरु जी जेल के अंदर है। फार्मूला कितना बढ़िया है, ये मानना नहीं है जब तक उसको मान नहीं रखेगा, मान नहीं उत्तर नहीं आएगा। तो भगवान पूजा की सामग्री नहीं है, ज्योतिबा फूले पूजा की सामग्री नहीं है। पूजा मतलब अगरबत्ती दिखाना नहीं होता है। 4 बजे भोर में नहाया, ठंडे में गड़गड़ाते चले गए, जल देके चले गए, पूजा नहीं। पूजा का मतलब पू माने पूरी, जा माने जानकारी, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में उसकी पूरी जानकारी, उसकी पू और जा है। आपको पू है न जा है, खाली हिलाना क्या है? तो चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, रखने वाली चीज नहीं है कि ध्यान से सुनोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, बैकुंठ मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मोटरसाइकिल कितनी भी बढ़िया कंपनी की है, लेकिन खड़ा उस पर चढ़ के चलाना पड़ेगा, वो ऐसे मंजिल पर नहीं ले जाएगी और चलाने से भी नहीं हो जाएगा। अगर क्लच और गियर ठीक से नहीं लगाने आया तो जाना था दूसरी मंजिल पर, अब पहुंचा देगी शमशान घाट पर, शमशान घाट पहुंचा देगी। तो वही हीरो होंडा किसी को दिल्ली पहुंचा दिया, वही हीरो होंडा आपका अस्पताल में पहुंचा दिया। तो कैसे चलाना है ये भी ज्ञान होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं ज्ञान है तो लाख करो पूजा पाठ, कुछ नहीं होने वाला। और जब फार्मूला जानते हो, जो मान रखते हो, तो कोई माई बना ले जो हमारा छीन ले। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उसे लगता है कि टीचर नंबर देता है? टीचर नंबर नहीं देता, छात्र अपनी मेहनत से नंबर लेता है। छात्र अपनी मेहनत से नंबर लेता है। स्कूल में पढ़ाया जाता है गाय पर निबंध लिखो, तो क्या पढ़ाते हैं कि गाय दूध सही है, गाय दूध देती है। अगर दूध देती तो बल्टी जाकर रख देते, गिर जाता उसमें। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकाला जाता है। वो भी कैसे निकालना है? जाकर खड़े मार देगा, लाठी लाठी दूध निकल जाएगा। सुहराना होता है, धीरे धीरे सुहराओ देता है, दूध बाहर निकलता है। तो जिस गुरु से सीखना उसको भी सुहराना पड़ता है, तब ज्ञान निकलता है, डांट के नहीं सीखा। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजों को जानने की जरूरत है। तो जरूरत है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आपको पढ़ना चाहिए था कि गंगा निकली है हिमालय की चोटी से, और आपने पढ़ लिया शंकर जी की जटा से। ये भी तो पढ़ाई है, आपने पढ़ लिया शंकर जी की जटा से। तो शंकर जी की जटा सही है कि हिमालय की चोटी से सही है? पढ़ाई दोनों स्कूल में पढ़ाई जाती है। भूगोल का टीचर पढ़ाता है शंकर जी की, भूगोल का टीचर पढ़ाता है हिमालय की चोटी से, और हिंदी का टीचर गंगा के अवतरण में पढ़ाता है कि वो बोरिंग से निकलती है, उनके सर की बोरिंग से। तो क्या है, अब ये बात बताई जाएगी तो जब पाखंडी लोग होंगे वो बोलेंगे धर्म का आलोचना कर रहा है। ये आलोचना नहीं है, ये पोस्टमार्टम है, विश्लेषण है। और जिसको पोस्टमार्टम से डर लगता है, विश्लेषण से डर लगता है, वो कहीं ना कहीं हत्यारा है, इसलिए वो डर रहा है कि पोस्टमार्टम करेंगे तो पोल खुल जाएगा। इसलिए सब चीजों को ध्यान देना। साथियों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिस तरह की वैसी नहीं होती। तो जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखना ही भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि वही है कि जो वस्तु जैसी हो उसको उसी रूप में देखिए। अगर गोबर है तो गोबर के रूप में देखिए, तो गोबर आपको गोबर दिखता है तो सम्यक दृष्टि है। गोबर अगर गणेश दिखता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है जो सही में देखने नहीं दे रही।
और ये शिक्षा से आता है। अगर ये धर्म की आलोचना है तो ये देश बिगड़ गया है ऐसी आलोचना के बगैर। ये देश खराब हो रहा है आलोचना के बगैर। क्योंकि जिस देश में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती हो, उस देश में बुलेट ट्रेन जापान से मंगाई जाती हो, ये विश्वकर्मा की बेइज्जती है कि सरकार की बेइज्जती? क्यों ऐसा होता है? ये सब हमको जानने की जरूरत है। ये आलोचना नहीं है। आलोचना माने क्या होता है? आलोचना माने गाली नहीं होता। आलोचना जो है आ माने आ, आलोचन माने आंख होती है। लोचन माने आंख, दृष्टि, यानी जिन शब्दों के प्रहार से खो गई की दृष्टि है वो दृष्टि वापस आ जाती है, उसे आलोचना कहते हैं। आलोचना माने गाली नहीं, शिकायत नहीं होता। जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है उसे तुरंत के निकालना। जैसे एक पक्ष में सरकार कोई काम कर रही है, तो ये पक्ष का काम क्या होता है? उसकी नीतियों की आलोचना करना, उसमें कमियों को निकालना, ताकि जब कमी बताएगी पक्ष वाली पार्टी तो पक्ष वाली पार्टी उस कमी को ठीक करेगी। लेकिन आज का पार्टी ये काम नहीं करती है। इसका काम खाली गाली देना है। वो उनकी नीतियों का विश्लेषण नहीं करती है। एक नेता उसको गाली देता है, दूसरा नेता उसको गाली देता है। ये गाली देने का काम हो रहा है। और गाली देने से न देश बदलेगा न समाज बदलेगा। विश्लेषण होना चाहिए। विश्लेषण होना चाहिए। जो सरकार में है, सरकार में लोग हैं, वो कौन नीति बनाए हैं और उस नीति में क्या खामी है, उसमें क्या कमी है, उसकी आलोचना करके दिखाना ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन न पक्ष अपना रोल ठीक से करता है, न विपक्ष का रोल ठीक से करता है। और जनता बेवकूफ है जो हर 5 साल में रूटीन मेंटेन करती है। चुनाव आया है, वोट देना है तो वोट देना ही पड़ेगा, क्या कर सकते, भाग नहीं सकते। रूटीन मेंटेन हो रहा है। तो ये है भगवान बुद्ध, ये है ज्योतिबा फूले जो सिखाते हैं कि उसे तोड़ो। इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूं, इसलिए मत मान लो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा था, इसलिए मत मान लो कि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ हो सकता है। क्योंकि एक समय यह भी लिखा था कि परमाणु वह तत्व का छोटा से छोटा कण है जिसका विखंड नहीं होता। क्या आज भी सही है? आज ये गलत है। ये गलत क्यों है? भगवान बुद्ध की वजह से गलत है। अगर भगवान बुद्ध ना होते तो आज भी सही होता। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बात पर सत्य मत मानना ना, कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, उसकी बातों पर भी संदेह करना, विश्लेषण करना। तो हमने डांटन पर विश्लेषण किया फिर से, तो हमने पाया कि परमाणु तत्व का छोटा छोटा कण नहीं है। आज तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन तोड़ तोड़ के हमने क्या नहीं कर दिया। ये तोड़ने का काम इसलिए हुआ। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान ही बुद्ध के धर्म पर आधारित है। विज्ञान ही बुद्ध के धर्म पर आधारित है। जिस दिन विज्ञान भगवान बुद्ध के धर्म को छोड़ देगा, उनकी नीतियों को छोड़ देगा, उस दिन परमाणु पर ठहरा रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो आपको ये करना है। ये पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि आए मेरा देखे, डॉक्टर साहब को सुने, राजेंद्र जी को सुने और चले गए। नहीं, सुनने का मतलब तब होता है भोजन किया और स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब कि हमारा भोजन कहीं लीक हो रहा है। अच्छा भोजन कर रहे हो, स्वास्थ्य भी खराब है, इसका मतलब क्या है? या तो आंख मार के फेंकते रहो साइड में, भोजन खा नहीं रहे हो, या तो खा रहे हो तुम्हारा देह नहीं लग रहा है, तुम्हारा डाइजेशन ठीक नहीं है। तो जो बातें सुनते हैं इसको भी डाइजेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। जब डाइजेस्ट करेंगे तो इसमें जो 60 तत्व है उसका अवशोषण होगा, तब जाकर अच्छी सोच और अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण होगा। ठीक है? इसलिए आज हम किसी से पूछते हैं कि तेरा जीवन कैसा चल रहा है, ये कॉमन सी बात है, बोल चलता है या कलाम बन गया। तेरा जीवन कैसा चल रहा है तो लोग बोलते हैं कि यार सब ऊपर वाले कृपा से अच्छा चल रहा है। किसी को बच्चा हो गया है, पूछता हूँ भैया बच्चा हुआ, बाप बन गए, बधाई हो, तो क्या कहता है? कहता है कि हम कहाँ बाप बन सकते हैं, तो ऊपर वाले कृपा है जो बना दिया। ये ऊपर वाले कृपा है जो उसने बच्चा पैदा कर दिया, हम बाप बन गए। ये ऊपर वाला पैदा कर दिया, क्या कर रहा है? घास खा रहा है बैठे बैठे। तेरा क्या हो रहा है? कितनी नपुंसकता की संस्कृति है ये। जो आदमी की जो उसका जो पावर है, सेंटर ऑफ पावर जो उसका है, उस पावर से व्यक्ति को डाइवर्ट करके किसी दूसरी जगह लगा देना। लोगों ने सिखाया कि सबका मालिक एक है। कौन है उसका एड्रेस पता ही नहीं। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, सबका मालिक एक नहीं, आदमी अपना मालिक स्वयं है। अपना मालिक स्वयं है। उसकी दुर्गति, उसकी सदगति उसके हाथ में है। वो चाहे तो बिगाड़ ले, चाहे तो बना ले।
कितना बढ़िया सहज सा फार्मूला हमारे पास है, लेकिन फार्मूला रखकर क्या करेगा जब मान नहीं रखेगा उसको? क्या करेंगे? साइकिल अच्छी घर में है तो रखकर क्या करेंगे? चलाएंगे नहीं करेंगे। मोटरसाइकिल अच्छी घर में चलाएंगे नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी मोटरसाइकिल पर चढ़ करके चीन जापान हो गया और हम अपने घर में रखे गाड़ी जंग लग गई, जहां मुद्रा की वैल्यू खत्म हो गई, शिक्षा की वैल्यू खत्म हो गई। आज ये हालत हो गया कि एक जमाना था जब दुनिया का बेटा आकर के भारत के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो फक्र होता था कि मैं इंडिया से पढ़ के आया हूँ, फाहियान पढ़ के गया, इब्न पढ़ के गया, प्रेमचंद पढ़ के गया। लेकिन आज का भारत का बाप मेरा बेटा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है। यानी हम दूसरे को पढ़ा करके ना गुरु बने थे कि पढ़ करके बने थे। तो जब अमेरिका में जाकर पढ़ोगे, लंदन में जाकर पढ़ोगे तो गुरु वो बनेगा और चेला आप बनोगे। जब गुरु बनना है तो नालंदा को फिर से विकसित करना होगा और दुनिया को पढ़ाना होगा, तब गुरु बनोगे। हल्ला करने से नहीं चलेगा। गुरु किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है, किसी दुकान पर ताजा खरीद लोगे गुरु जी को। सरकार बोला विश्व गुरु बनाना, सरकार बोले कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है। ऐसे ही कुंभ का मेला लगाओगे तो विश्व गुरु बनेगा, पानी में पैसा बहाओगे तो विश्व गुरु बनेगा। इधर गंगा गंदी है, अब पूरे सब नहाओ। अरे काहे नहा रहे हो गंगा पानी? पहले साफ करो, पहले साफ करो तब नहाएगा ना। कि गंगा गंदी है तो गंदी पानी में अपने बच्चों को नहाता है। जब गंदी है तो गंदी है, पहले साफ करो फिर लोग खुद ही जाएंगे। जब साफ नहीं कर रहे हो तो गंदे पानी में नहवा करके किसी को स्वर्ग भेजोगे कि नरक पर भेजोगे? ऐसे विश्व गुरु बतियाने से और भाषण देने से विश्व गुरु नहीं बनता। गुरु बनने के लिए पढ़ना भी जरूरी है और दुनिया को पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाए बगैर, ज्ञान दिए बगैर आप गुरु नहीं बन सकते, भाषण दे सकते हो कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। और एक बड़ी सी बात चीज है, अभी हमारे डॉक्टर आरपी जी चर्चा कर रहे थे कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। इसको बड़ा हल्के में आप लेते हैं। घर में कौन सा फोटो लगाना है और कौन सा फोटो नहीं लगाना है, ये बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है, ये बड़ा साइंटिफिक है। लेकिन हम कोई फोटो लगा लेते हैं, घर में कोई फोटो लगा लेते हैं। एक औरत में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके घर में हम कैसी तस्वीर लगाते हैं? 91 कैसी तस्वीर लगाते हैं? हंसते खिलखिलाते हैं उसी बच्चे का। उसी जगह पर एक ऐसा फोटो लगाते हैं मुंह चिपक कैसे खड़ा होता है, वैसा फोटो लगा दीजिए। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको डर लगता है कहीं मुंह चिपक बच्चा पैदा हो जाएगा, इसलिए वैसा नहीं लगाते। एक अच्छा बच्चा का लगाते हैं, हंसते खिलखिलाते बच्चे। चलिए आपका बड़ा स्मार्ट है क्योंकि आप चित्रों की परंपरा को, चित्रों के प्रभाव को जानते हैं। तो आपने एक फोटो लगाया एक अच्छे हेल्दी बच्चे, ठीक है, आपकी पत्नी, हमारी पत्नी को जिसे देख रही है, लेकिन उसी बगल में एक फोटो लगा दिया काली माई 8 माह वाला। अब संजोग से दोनों को देख रही है रोज। आप प्रभाव हिंदी बच्चे का न पढ़ के वो काली माई वाले फोटो का पढ़ेगा क्या होगा? वैसे ही लड़की पैदा हो जाएगी। आज वैसे ही पैदा हो जाएगी तो क्या उसे आप स्वीकार करोगे? लड्डू बांटोगे? आप सोचो कि एक बेटा आपका हनुमान जी की तरह हो गया, कैसा लगेगा? खुश होंगे? लड्डू बांटेंगे? मुंह बड़ा पकड़ हो जाएगा। एक बेटा आपका हनुमान जी की तरह हो गया, आप स्वीकार करोगे? और ऐसी बेटी कहां से लाओगे शादी करने के लिए? मुंह खुलने वाले 8 माह वाली पैदा कर रही है, आपने फोटो लगा लिया, दिल्ली में उसी को देख रही है। असंयोग से मेरी बेटी 8 माह वाली हो गई, 8 माह वाला दूल्हा कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? तो चित्रों से ही चरित्र का निर्माण होता है। तो जैसा चित्र देखोगे वैसा ही होगा। अब मैं अपने घर में फोटो लगाया भगवान को देखा, सम्राट अशोक का, ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का। अब मेरा बेटा संयोग से भगवान बुद्ध की तरह हो गया तो मुझे तो खुशी होगी, मुझे तो खुशी होगी। मेरा बेटा जगदीश बाबू की तरह हो गया, मुझे खुशी होगी। मेरा बेटा ज्योतिबा फूले की तरह होने मुझे खुशी होगी। लेकिन आपका बेटा दुर्गा माई और हनुमान जी की तरह होता, खुशी क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। घर में जैसा चित्र लगाओगे वैसा ही चरित्र बनेगा। भ्रामक चित्र लगाओगे, भ्रामक संस्कृति का निर्माण होगा। इसलिए बहुत छोटी सी बात नहीं है, घर में कौन चित्र लगाना है, कैसा चित्र नहीं लगाना है। आज जितने लोग आए हो, आप यहाँ से एक फोटो
खासकर अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने घर जाओगे तो एक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का फोटो अपने घर में सब लोग लेकर जाना, आज ही से लेके जाइए, क्योंकि कथा हमारी सुनने से कुछ होने वाला नहीं, साफ बात है। कथा सुनने कुछ नहीं होने वाला है। आओगे, पानी पियोगे, हाथ हाजिर, हाँ भैया हम भी मिट्टी में गए थे, अहिवास गए थे, अरे कुछ नहीं गए, तुम्हारे आने जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप आए हो तो कुछ न कुछ लेके जाइए, चित्र को लेकर जाइए, चरित्र को लेकर जाइए, विचारों को लेकर जाइए। आज जब घर में ले जाते हैं तो अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर इसका अप्लाई कीजिए, उपयोग कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये पूरी संस्कृति आपके बाद ही नष्ट हो जाने वाली है। आपके प्रवचन सुनने से, ऐसे कार्यक्रम हजारों बार जाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सम्राट अशोक क्लब एक राष्ट्र की संस्था है और ये लोगों को ऐसे अवसर प्रदान कर रही है कि लोग अपने संस्कृति के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने विचारों के बारे में समझें और अपने बच्चों को उस तरह सिखाने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं नमन करता हूँ। सम्राट अशोक क्लब के बच्चे जो वर्दी में दिख रहे हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये समर्पित लोग हैं। अगर कहीं भी ये जाते हैं आपके बीच में किसी कार्यक्रम के लिए तो दिल खोल कर उनका सहयोग करिए, क्योंकि समय रहते बात समझ में नहीं आएगी तो तब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई फिर कुछ नहीं होगा। अब जगदेव बाबू को हम महान कह दे थे, काम नहीं चलने वाला है, हमको फिर से पैदा करना होगा उसी। तो मैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का नमन करते हुए और आप सभी का नमन करते हुए, अगर मेरी बात थोड़ी भी समझ में आ गई होगी, अब थोड़ा भी आज मैं भी उसको ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में रोम नॉट बिल्ड इन अ डे, दुनिया एक दिन में बनती नहीं है, एक दिन में जीवन का निर्माण नहीं होता। फार्मूला एक लाइन का होता है लेकिन उसके मान रखने में जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी निकल जाती है। इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास करोगे तब होगा, आप प्रयास नहीं करोगे तो अगली पीढ़ी में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए, अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपका स्वागत करते हुए और सम्राट अशोक क्लब के आयोजकों को इतने शानदार कार्यक्रम करने के लिए बधाई देता हूँ। जय भारत, जय श्री।